हेलो एवरीवन, ए टू जेड बाय मनीष में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन का हल, और इसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल को कम समय में सॉल्व किया जाता है। उस अप्रोच के साथ में इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम हल करके बताएंगे। और ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जो कि 9 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें के टोटल 25 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भोजन पर कितना खर्च करता है। तो हम देखेंगे इस डेटा में भोजन पर कितना खर्च करता है। तो हम देखेंगे इस डेटा में भोजन के लिए क्या दिया हुआ है, 23% दिया हुआ है भोजन पे खर्च, और टोटल यहाँ पे कितना दे दिया है, 54,000। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो पूरा सर्कल होता है ये 100% को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 54,000 जो है ये 100% के लिए दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 23% का मान। तो इसे हम सोल्व करते हैं अगर, तो 540 को हम 23 से गुना करके जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 540 को 23 में गुना जल्दी कैसे करें। तो हम यहाँ पे 540 में से 54 लेते हैं, एक ज़ीरो को अभी भूल जाते हैं, लास्ट में हम एक ज़ीरो लगा देंगे। 54 को हमें 23 से गुना करना है तो 20 + 3 लिख लेंगे। अब 54 को 20 में गुना करने के लिए 54 को 2 से गुना करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 108 पे एक ज़ीरो 1080 प्लस 54 तिहाई 162, ये कितना हो जाएगा, 1242। एक ज़ीरो यहाँ पे हमने छोड़ा था पहले, एक ज़ीरो लगा देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12,420 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे मेन बात था गुणा कैसे करें जल्दी में। तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 16वें दिन का तापमान कितना रहा। तो सबसे पहले इसे तो बेसिक से अगर हम सोल्व करते हैं तो बेसिक में क्या करेंगे कि पहले 16 दिन का कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री, अगले 16 दिन का कितना दिया हुआ है, 26 डिग्री, और पूरा 31 दिन का कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री। 31 दिन इसलिए क्योंकि जनवरी के महीने का पूछ रहा है, तो जनवरी में 31 दिन होता है। अब यहाँ पे इसे गुना कैसे करेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे, 22 और 26 कितना हो जाएगा, 48, माइनस 31 गुना 24। अब यहाँ पे 48 और ये 24, इसमें से भी हम क्या ले लेंगे, 24 कॉमन ले लेंगे, तो 16 गुना 2 32 बचेगा यहाँ पे, और 31 इसमें से बचेगा। तो अब इसे गुना करेंगे तो 24 गुना 1 यानी कि 24 डिग्री हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री। तो अब हम मान लेते हैं कि ओवरऑल जो 24 डिग्री दिया हुआ है यही हमारा उत्तर है। अब यहाँ पे हम डेविएशन देख लेते हैं कि डेविएशन कितना है। अगर डेविएशन हमारा 0 आ जाएगा तो मेरा उत्तर 24 डिग्री ही हो जाएगा, और अगर डेविएशन +1 +2 जितना भी प्लस में आएगा तो 24 डिग्री में हम प्लस करके आंसर लाएंगे, और अगर माइनस में आएगा तो 24 डिग्री में से माइनस करके आंसर लाएंगे। तो अब देखते हैं डेविएशन कितना है। तो पहले 16 दिनों का कितना है, 22 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कम कितना है, -2 कितने दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए। तो ये ओवरऑल कितना कमी हो जाएगा, 32 डिग्री। और अगले 16 दिनों के कितना दिया हुआ है, 26 डिग्री, ये ज़्यादा कितना है, 2 डिग्री, और कितने दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए। तो ये ओवरऑल ज़्यादा कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस में 32 डिग्री और ये प्लस में 32 डिग्री, ये कट गया, यानी डेविएशन हमारा क्या आ गया,
जीरो। डेविएशन जीरो आने का मतलब क्या हुआ, जो ये वैल्यू है हमारा ओवरऑल, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 डिग्री हमारा 16वें दिन का टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से त्रिभुज के कोण को रिप्रेजेंट करता है यदि एक कोण अन्य दो कोणों के औसत हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सवाल में दिए गए डेटा से हल करने से पहले हम यहाँ पे एक एलिमिनेशन विधि का यूज करेंगे। एलिमिनेशन का क्या होगा यहाँ पे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में जो भी यहाँ पे कोण दिया हुआ है क्या वो 180 डिग्री बना रहा है। तो सबसे पहले हम 4 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे पिक करते हैं। तो ये ए और बी दो एंगल ही मिलके 180 डिग्री बना दे रहा है, जबकि यहाँ पे 60 डिग्री एक्स्ट्रा दे रहा है। कहने का मतलब ये जो ऑप्शन है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। त्रिभुज के कोण का योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री ही होता है। उसी तरीके से ये 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री रहता तब तो 180 डिग्री होता। तो ये 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और ये 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं तो ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, लेकिन ये 60 डिग्री नहीं है, तो ये भी त्रिभुज का कोण नहीं बनाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 जो है वो 180 डिग्री बना रहा है, जो कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है। तो इस तरीके से आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में कम समय में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सेक टी का मान पूछा जा रहा है, हमें दे दिया है tan टी का। तो यहाँ पे tan टी का मान क्या दिया हुआ है, tan टी बराबर क्या होता है p/b, 1/3 दिया हुआ है। तो h हमारा कितना निकल जाएगा, √10, और सेक बराबर क्या होता है h/b। तो h कितना है √10/3, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो आसान सा सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, 8, 7, 3, 5, 4, 2, 9। 9 से विभाजित करने का रूल क्या होता है कि जितना भी संख्याओं का योग 9 बन रहा है वो आपस में कटता जाएगा। तो ये 9 हो गया कैंसिल, ये 5 और 4 कैंसिल, ये 7 और 2 9 कैंसिल। अब बचेगा क्या 2 और 8 10, 10 3 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या को 9 से विभाजित करने पे हमारा शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सुनील का वेतन, तो सुनील का वेतन नवंबर में कितना है देख लेते हैं। तो नवंबर में सुनील का वेतन 10,500 है। राहुल के वेतन का कितने % है, राहुल का वेतन कितना है 11,500। यानी कि ये जो बोल रहा है कि 10,500 11,500 का कितना प्रतिशत है। तो पहले इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 21 बचे और ये 23 बचे। हमसे पूछा जा रहा है कि जो 21 जो है वो 23 का कितना प्रतिशत है। एक तो यहाँ पे मेथड ये है कि आप बेसिक से इसको भाग दे करके आप आंसर निकालिए, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसे आप ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 21/23, अगर ये 21 23 रहता तो हमारा आंसर कितना हो जाता 100% हो जाता, लेकिन ये 21 नहीं है, ये कम है। तो देखते हैं कि कितना कम है, तो 2 कम है, कितना पे 23 पे। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर ये 23 24 रहता तो ये कितना होता 1/12 बन जाता। 1/12 का मतलब हो जाता है कितना 3.75, यानी कि 8.75, 8.5 से ज़्यादा और 9 से कम होता, लेकिन ये क्या है कि 23 ही है। तो यानी कि क्या होगा 8.75 से भी थोड़ा
ज़्यादा होगा, यानी कि 9 से कम घटेगा और 8.75 से थोड़ा ज़्यादा घटेगा 100 में से। तो 100 में से 9 के आसपास में अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देगा, 91.30। सिर्फ यही ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी ये जो सब ऑप्शन है ये यहाँ पे ज़्यादा घटाने पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सर्कल से दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इसको। क्या दिया हुआ है कि C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो C एक वृत्त है मान लेते हैं और O इसका केंद्र है, ये हमने मान लिया। फिर बोला है कि P से PA और PB खींचा गया है, तो मान लेते हैं कि ये P बिंदु है, यहाँ से PA है और ये PB है। अब बोल रहा है कि P का मान क्या दे दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है कि POA का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो हमसे ये एंगल का मान पूछा जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे वृत्त में क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो रेखा है P से O तक जो रेखा है, इस एंगल को और इस एंगल को आपस में क्या करता है, द्विभाजित करता है। तो ये पूरा अगर 120 डिग्री था तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क बराबर में क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। इसी पे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, वर्क बराबर जैसे हमने बोला टाइम इनटू इफिशियंसी। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। और दूसरी बात, अगर हमारे पास सिर्फ टाइम दिया हुआ है, अलग अलग लोगों का समय दिया हुआ है कितने कितने दिनों में कार्य करेगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस टाइम का हम LCM ले लेते हैं। तो LCM क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क देखें तो वर्क बराबर में क्या हो जाएगा, 25, 50 और 100 का यहाँ पे LCM हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 100। अब इसी वर्क को हमें अलग अलग लोगों के द्वारा कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका ये ले लेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो ये M का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। N का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2। और उसी तरीके से S का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब सवाल में क्या बोला है कि प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। तो N और S 10 मिनट के लिए 5 एफिशिएंसी से काम करेगा। सॉरी, N और S तो ये है 2 और 1 3, तो 3 एफिशिएंसी से काम करेगा 10 मिनट तक। तो वो कितना काम कर देगा, 30 काम तो यहाँ पे हो चुका है। अब काम कितना बचा है, 70 काम करने के लिए देखते हैं आगे क्या है। फिर बोल रहा है कि 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है। अब क्या है कि N को बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। अब क्या है, M और S काम कर रहा है। तो M और S काम कर रहा है, ठीक है। फिर बोला कि टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले S को भी बंद कर दिया गया। अब मान लेते हैं M और S पता ना कितना देर तक काम किया, मान लेते हैं T देर तक काम किया, T समय तक काम किया। जबकि
यहाँ पे एच को बंद कर दिया गया तो एम तो लास्ट तक काम किया। एम कितने देर तक काम किया होगा, यहाँ पे 15 मिनट तो काम किया होगा, क्योंकि अंतिम 15 मिनट में सिर्फ एम से काम कराया गया। तो एम का एफिशिएंसी 4 है और 15 मिनट काम कराया गया, तो ये कितना काम कर दिया होगा, यहाँ पे 60 काम कर दिया होगा। तो 60 काम यहाँ पे हो गया, जबकि 70 काम कराना था। तो अब एन का 10 काम जो बचा होगा, ये एम और एस यहाँ पे टी समय में किया होगा। तो 10 काम को यहाँ पे एम और एस का एफिशिएंसी कितना है, 4 और 1 5 एफिशिएंसी से कितना समय लगा होगा, 2 दिन यहाँ 2 मिनट यहाँ पे समय लगा होगा उसे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल समय कितना लगा, सवाल में हमसे पूछा गया है। तो 10 मिनट तो पहले खोला गया था, 15 मिनट तो अकेला एम काम किया और 2 मिनट यहाँ पे लगा। तो 10 15 25 25 और 2 27, टोटल 27 मिनट इस काम को करने में लगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज में हमसे पूछा गया है, तो ये जो डेटा दिया हुआ है 16,000, इसका हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम। तो अब हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की इनकम 100 होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ पूछा गया जाए, परसेंटेज में बात की जाए, तो वहाँ पे हम 100% मान लेंगे टोटल। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम जो है 100 थी। अब बोला कि 20% खर्च 80% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 80, तो वो सेविंग कितना करता होगा 20। अब सवाल में हमसे बोला गया आगे कि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो आय में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120, और खर्च में 10% की वृद्धि तो 8 यानी कि 88। तो अब इसके पास में अब बचत कितना होगा, 120 में से 88 जाएगा तो 32 अब बचाता होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 20 बच रहा था, अब कितना बच रहा है 32। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ 12 की कितने पे 20 पे। तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 25 हो जाएगा, तो ये 60% यहाँ पे वृद्धि हो गई इसकी सेविंग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एज का सवाल है। यहाँ पे क्या बोला गया कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बी की आयु जो है x है, तो ए की आयु कितना हो जाएगा 3x। फिर बोला कि सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी का आयु क्या हो जाएगा x + 5। ये हमारे से सवाल में बोला गया है। अब ए बी सी तीनों का योग दे दिया 75 डिग्री। तो तीनों का योग अगर हम देखते हैं तो ये क्या है 75 डिग्री। तो यहाँ से 5x + 5 बराबर में 75 यहाँ पे आ गया। तो x बराबर में सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि x का मान यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 साल। अब हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही 14 आ गया तो हम ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा 14 तिया 42 साल, बी का कितना हो जाएगा x है जो कि 14 साल, और सी का यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 5 यानी कि 19 साल। तो ये तीनों का यहाँ पे हमारे पास एज भी आ गया 42, 14 और 19। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी। अभी 14 है तो 5 वर्ष पहले 9 रही होगी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु कितना 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45। इसका हमसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 1:5 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना है? तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सक्सेसिव इंक्रीज का क्या होता है कि मान लेते हैं A% और B% 2% दिया हुआ है लाभ या हानि का। तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? A + B + A × B अपॉन 100। ये ओवरऑल परसेंटेज हो जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस का। तो इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 20% की हानि है तो -20 और 30% का लाभ है तो +30 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 × 30 अपॉन में 100 तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 6, यानी कि 4% का यहाँ पे उसे क्या हो रहा है? ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो 4% किसका? 42,000 का। तो 42,000 का 4% निकालेंगे तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यह बचेगा कितना? 1680 रुपया इसका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में अगर दौड़ते हैं या फिर चलते हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है, रिलेटिव स्पीड का जो हो जाता है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं पहले का स्पीड a है दूसरे का b, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे a - b हो जाएगा। और अगर वहीं दोनों विपरीत दिशा में चलते तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता? a + b। ये बात आप ध्यान रखेंगे, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कि अगर आपके पास डिस्टेंस अगर आपका मीटर में दिया है तो आप कोशिश करें कि वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में रखें, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो आप कोशिश करें कि वेलोसिटी को या फिर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखें। तो अब यहाँ पे किलोमीटर और मीटर में भी संबंध देख लेते हैं कि अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड में दिया है और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में उसे चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? 18/5 से उसमें गुना कर देंगे। एक बार इसको रफ करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो जो भी वैल्यू है उसको आप 18/5 से गुना कर देंगे। और आपको अगर कहीं किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट और पिछले दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि पहली बार किस समय वो मिलेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस पूरा कितना है? 1635 और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? आपस में डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 108 में से 90 जाएगा तो 18। तो ये मीटर में था तो इसे ये किलोमीटर में दिया हुआ पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली का 1635 को 5 से डिवाइड करके जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 325 सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, ठीक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट पे इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 26% अधिक है, ठीक है, तो +26 हो जाएगा। 32% का छूट है तो -32, फिर -26 गुना 32/100। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6 और माइनस। अब 26 को हमें 32 में गुना करना है तो क्या करेंगे?
26 को पहले 30 में गुना करेंगे तो 26 × 78 780 और 26 को 2 से गुना 752 तो 52। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 8 5 13 7 1 8 और नीचे 2 जीरो है तो 2 के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 8.32। तो यहाँ पे 8.32% ये हो जाएगा, 6% पहले था। तो ओवरऑल इससे घाटा कितना हो जाएगा, 814.32% का यहाँ पे इसको हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 19, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पे 19 में कितना है, 350, 20 में कितना है, 375 और 22 में कितना है, 200। तो ये कितना हो गया, 350 और 375, 725 और ये 200, 925 हो गया। तो ये हो गया 925 अनुपात। अब यहाँ पे किसका किसका बोला है, 2018, 20 और 21 में ए से। तो 2018 में कितना है, 150 और 20 में कितना है, 300 और 21 में कितना है, 250। तो 250, 150, 4 3 700। तो ये टोटल कितना हो गया, 700। इसका अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका अनुपात देगा कितना, 37:28। 37:28 ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था थोड़ा सा, और वो भी ऐड करने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में सरल करने के लिए बोला गया है और एक ये स्पेसिफिक फार्मूला पे दिया गया है। वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, AQ + BQ + CQ - 3ABC वाला फार्मूला है, जिसका फार्मूला क्या रहता है, A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सेम इस फार्मूले पे दिया गया है, AQ + BQ + CQ - 3ABC ऊपर लिखा हुआ है और नीचे क्या है, A² + B² + C² - AB - BC - CA। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से तो कट जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या रहेगा, A + B + C तो रहेगा और प्लस में ये सब भी रहेगा। तो ये वाला पार्ट तो ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, A + B + C। ठीक है, तो अब A + B + C हम ऐड कर लेते हैं, 8.3, 9.2 और 6.1। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 15 8 23। तो 23.6 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, इस पे ये बेस्ट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के, तो अगर हम x बराबर करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा k बराबर यहाँ पे x × y हो जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे x × y हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y बराबर 6, x बराबर 2। ठीक है, तो y की जगह पे हम 6 रखते हैं और x की जगह 2 रखते हैं। तो k का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। k का मान 12 आ जाएगा। तो अब हमसे जो पूछा गया है वो देखते हैं। x बराबर 3 रखने पे y का मान क्या होगा। तो k बराबर तो हमारे पास 12 लाना है, ठीक है, और k बराबर में क्या दे दिया है, x × y। तो 12 कैसे आएगा, x का मान यहाँ पे 3 है तो y का मान हमसे पूछ रहा है। तो y का मान इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतना लिख करके हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप यहाँ पे ही डायरेक्ट देख करके आंसर लगा सकते हैं कि k का मान यहाँ पे 12 आ गया, तो x का मान अगर 3 है तो y का ऐसा क्या मान रखे कि वो 12 बना दे। तो 4 रखेंगे, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 12 हमें बना देगा।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें सरलीकरण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0.7 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 9 चौका 36 और 4 3 12 3 15। ठीक है, 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 21 माइनस 0.7 प्लस 1.56 प्लस में 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.3 प्लस 1.56 प्लस 0.9। अब इसको हम 0.9 ये 0 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 6 0, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है। आप चाहे तो यहाँ से आंसर को टिक कर सकते हैं या फिर आप इसको मैन्युअली जोड़ करके भी आप आंसर ला सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, कर्ण का स्क्वायर जो होता है उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 50। ठीक है, 50 बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बट्टा में 4। तो h स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा, 50 चौका 200। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10√2। ऑप्शन इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि P और S, ठीक है, यहाँ पे P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर स्थित है। तो मान लेते हैं ये Q है और ये R है, और P और S यहाँ पे बोला गया है एक ही ओर स्थित है, ऐसा कि कोण PQR बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं बढ़िया से। ठीक है, ये हो गया, ये मान लेते हैं कि P है और ये S है। PQR 90 डिग्री, यहाँ पे इसको मिलाते हैं तो ये PQR 90 डिग्री दिया है, और फिर SRQ ये भी हमें 90 डिग्री दे दिया है, और PQ बराबर SR दिया है, PQ बराबर में SR दिया है। तो बोला सही कथन का चयन करें। तो अब हम दोनों ट्रायंगल को अगर देखते हैं, ट्रायंगल PQR और SRQ दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो ये भुजा इसमें बराबर है, ये भुजा इसमें दोनों बराबर है, और ये दोनों भुजा क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री इसका भी है और एक एंगल 90 डिग्री इसका भी है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है, ये एस प्रॉपर्टी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5000 की राशि, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45%। 45% कितना, 5000 का, ठीक है, प्रतिशत में या 100 से गुना करेंगे, ठीक। 8000 रुपये की अन्य 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 8000 रुपये पे 12 चौका 48%, इन दोनों को अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, 45 को 5 से गुना करते हैं, 1 0 पहले लगा देते हैं, 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, तो यानी 2250 तो पहले से आ गया। और दूसरे से देखते हैं, 48 को 80 से गुना करना है,
तो एक जीरो तो पहले लगा देते हैं। तो 8 28 64, 8 चौका 32 6 38, यानी कि दूसरे से कितना आ गया 3840। अब इस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं 1590 का डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कैलकुलेशन था बस। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि यदि 2021 में कुल उत्पादन इतना था, ठीक है, तो इतना सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में पूछा क्या गया है कि कारों के डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो जो भी इसमें डेटा वगैरह दिया हुआ है, ये 20 जो भी 2 लाख वगैरह 20 लाख जो दिया हुआ है, इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ हमें, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज और एंगल डिग्री में हमें काम करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 360 डिग्री का, और परसेंटेज में कितना होता है 100%। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 100% या फिर 100% बराबर 360 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है कि डी का, तो डी यहाँ पे है, ये डी कितना है 20 डिग्री। तो हम यानी कि 20 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो 20 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, 100 से 20 डिग्री कैसे आएगा, 5 से डिवाइड करके। तो 360 को भी अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 72 डिग्री आ जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 72 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये एज से रिलेटेड है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है, ए और बी है। तो ए और बी में अगर मान लेते हैं कि ए अगर 10 साल का है और बी 20 साल का है, तो हम पूछेंगे आपसे कि दोनों में एज का डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे 10 साल, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले भी इन दोनों में जो आयु का अंतर जो होगा वो 10 साल ही रहा होगा, या फिर अब से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी इन दोनों में जो एज का डिफरेंस होगा वो 10 साल ही होगा। कहने का मतलब 2 लोगों में एज का जो भी अंतर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। प्राची हो गई है और उसकी डॉटर हो गई। 7 वर्ष पूर्व 4 गुनी है प्राची की आयु, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो अब से 4 वर्ष बाद मान लेते हैं कितना, 5:2, 2.5 गुनी। ये क्या था 7 वर्ष पूर्व, और ये क्या है 4 वर्ष बाद, ठीक है। दोनों में अगर अंतर देखें तो कितना है 11 साल का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमने क्या बताया आपको कॉन्सेप्ट कि दोनों में एज, हमेशा एज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या इसमें एज डिफरेंस सेम है, ठीक है, 3 यूनिट का है, ठीक है, सेम है। इसमें क्या है 3 यूनिट का है, सेम है। तो यहाँ पे हमें रेशियो सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज डिफरेंस दोनों में बराबर है। अब यहाँ पे सिंपल हम ये कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों का यूनिट कितना बढ़ा है 11 सालों के दरमियान। तो पहले 1 यूनिट था उसकी बेटी, अब 2 यूनिट हो गई। प्राची पहले 4 यूनिट थी, अब 5 यूनिट हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की। और रियल में कितना इन दोनों के बीच में वृद्धि हुआ है, अंतर है 11 साल का। 7 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, 11 साल का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो ये 5 और 2, ये आयु जो है 5 और 2, 5 प्राची की आयु है, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और उसकी बेटी की आयु 11 दूना 22। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 55 और 22 मिला के यहाँ पे 77 आंसर बिल्कुल भी नहीं मारना है। ये 77 आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे वर्तमान में पूछा गया है, और ये जो रेशियो है ये रेशियो 4 साल बाद का है।
तो यानी कि 4 + 4 दोनों में से 8 तो बढ़ गया होगा, तब तो ये 77 साल हुआ है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 77 में से इन दोनों का योग क्या आएगा 77, इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो 69 यानी कि 69 साल इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा वर्तमान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज होगा AQ माइनस BQ बराबर में क्या होगा A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं। ऊपर यहाँ पे A की जगह पे साइन है और B की जगह पे कॉस है, ठीक है। तो ऊपर AQ प्लस BQ की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, A माइनस B A² ये लिख सकते हैं। तो A माइनस B से A माइनस B तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या A² जो कि क्या है साइन स्क्वायर A माइनस AB यानी कि साइन A इंटू कॉस A प्लस B² यानी कि कॉस स्क्वायर A। अब ये साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A मिल के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन A इंटू कॉस A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। तो इस तरीके से अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ ये हमसे पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन हम सब जानते हैं कि πr² होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो पाई में यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 22/7 लेने के लिए, तो आप चाहे तो 11 का मल्टीपल देख करके भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर 11 का मल्टीपल चाहे आप तो πr² पे भी आप पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार हम जल्दी यहाँ पे 11 का देख लेते हैं, 11 से मल्टीपल कौन है। तो ये पहले 4 नंबर ऑप्शन से शुरू करते हैं, 8 और 2 10 और ये 7 और 4 11। ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि एक 10 हो रहा है, एक पेयर 11 हो रहा है। 11 का मल्टीपल आप जानते होंगे कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम इस पे एक वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, आप उसे देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 6 और 6 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन 5 और 2 7, 6 और 4 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन क्या है 2 और 1 3, 8 और 6 14, 14 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2816। चाहे तो आप इसको πr² पे भी रख के पुट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम सवाल यहाँ पे सेक्टर का एरिया पूछा गया है, तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे 15.75। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्टर का जो चाप की जो लंबाई होती है एस को से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, अगर तो वो होता है r इंटू थीटा। तो यहाँ पे r हमारे पास दिया हुआ है, s दिया हुआ है, थीटा यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि थीटा निकल जाएगा इसलिए, क्योंकि हमें थीटा निकालना इसलिए ज़रूरी है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे θ/360 इंटू πr²। तो हमारे पास पाई तो 22/7 ले लेंगे, r² दिया ही है, r का मान दिया है, थीटा यहाँ से निकल जाएगा और 360 यहाँ पे डिवाइड करके इस फॉर्मूले पे एक तो निकाल सकते हैं आप, या फिर आप स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि r² तो आना ही आना है, ठीक है, यानी कि r को हमें 2 बार गुना करना होगा, r का स्क्वायर निकालना है और r बराबर क्या दिया हुआ है 15.75, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आप स्क्वायर अच्छे से पढ़े हैं
तो आपको ये ध्यान होगा कि 75 का स्क्वायर जब भी आता है तो उसके अंतिम 3 डिजिट जो होता है 625 होता है। और जब जैसे ही हम ऑप्शन में देखते हैं तो 625 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि अंतिम 3 अंक उसका 625 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए हुए, बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन किया इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उनको ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। और बाकी और भी ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।